लास्ट लेक्चर में हमने वंदे मातरम स्कीम तक देखा था। आरसीएच प्रोग्राम में नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ ऑफ एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन प्री टर्म लेबर। जो आरसीएच के फेजेस है उसमें ये एक इनिशिएटिव उसमें ऐड किया गया है कि एंटीनेटली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज़ करना चाहिए प्री टर्म लेबर में। अगर प्री टर्म लेबर डायग्नोस्ड होता है तो उस केस में एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज़ करना ज़रूरी है। तो वो किस तरह से करना है, ये एक पिक्चर आप देख सकते हैं जहाँ पर लिखा है कि रजिस्टर योरसेल्फ एट नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी एज सुन एज प्रेगनेंसी इज डिटेक्टेड। एंड उसके बाद सारे चेकअप्स दिए हुए हैं। प्री टर्म लेबर कब होता है कि अगर वो 28 वीक्स से कम की अगर प्रेगनेंसी है और लेबर पेन शुरू हो जाते हैं तो उसको हम प्री टर्म लेबर कहते हैं। दैट इज़ एक्सट्रीम प्री टर्म। अगर 28 वीक्स के पहले है तो एक्सट्रीम, 28 एंड 32 वीक्स के बिटवीन अगर प्रेगनेंसी है तब अगर लेबर पेन शुरू होते हैं और चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी होते हैं तो वो वेरी एक्सट्रीम प्री टर्म। एंड 32 टू 37 वीक्स के अंडर अगर होती है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। 28 वीक्स के पहले अगर होती है तो वो वेरी एक्सट्रीम होती है। 28 टू 36 32 जो है दैट इज़ ओनली एक्सट्रीम, ये ऊपर नीचे है। और 32 टू 37 के बीच जो है वो लेट और मॉडरेट प्री टर्म होता है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इज मोस्ट कॉमन इन 32 वीक्स, लेस देन 32 वीक्स डिलीवरी ड्यू टू सर्फेक्टेंट डिफिशियंसी। तो 32 वीक्स से पहले अगर डिलीवरी होती है तो उन बच्चों में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि लंग्स में जो है सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी होती है। सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज़ करने से क्या होता है, वो प्रॉब्लम नहीं रहती। यूज़ ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इन प्रीटर्म लेबर स्टिमुलेट्स सर्फेक्टेंट सिंथेसिस एंड आल्सो डिक्रीजेस चांसेस ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर हीमरेज एंड नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस। तो ये दो तीन चांसेस है जो प्रीटर्म लेबर में प्रीमैच्योर बेबी में हो सकते हैं। तो सर्फेक्टेंट सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है, इंटरवेंट्रिकुलर हीमरेज के चांसेस नील हो जाते हैं और नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस उसके भी चांसेस इसकी वजह से नहीं रहते। तो यूज़ ऑफ एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इसका एक शेड्यूल होता है, उसके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर आवर्स के अंदर जो बीटासोन है उसके इंजेक्शंस जो है स्टीरॉइड के वो देने होते हैं मदर को। उसके बाद ममता तरुणी प्रोग्राम। ममता तरुणी प्रोग्राम क्या है? दिस प्रोग्राम इज लॉन्च अंडर आरसीएच फेज 2 एंड अर्श एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ स्ट्रेटेजी फॉर आउट ऑफ स्कूल अनमेरिड एडोलेसेंट गर्ल। सो तरुणी प्रोग्राम मतलब जो यंग एडोलेसेंट जो गर्ल्स होती है उनके लिए ये प्रोग्राम दो प्रोग्राम्स के अंडर है, आरसीएच फेज 2 और अर्श जो एडोलेसेंट एंड रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल हेल्थ प्रोग्राम है, उन दोनों के अंडर ये एग्जीक्यूट होता है। इसमें क्या होता है, interventions under this program is the distribution of iron and folic acid tablets। जो यंग एडोलेसेंट फीमेल्स है उनको आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट सप्लीमेंट करना, डीवर्मिंग करना, उसके बाद विटामिन ए सप्लीमेंटेशन, इंजेक्शन ऑफ टिटेनस एंड अर्श केयर आर प्रोवाइडेड। तो अर्श के जो है रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ के सेपरेट क्लिनिक्स होते हैं जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या फिर हॉस्पिटल्स होते हैं बड़े गवर्नमेंट के, वहाँ पे अर्श की ओपीडी चलती है। तो वहाँ पर उन फीमेल्स को, एडोलेसेंट गर्ल्स को इंट्रोड्यूस करना, वहाँ पर उन उसके बारे में एजुकेट करना, ये इस प्रोग्राम के अंडर सब आता है। उसके बाद है ममता अभियान। सो ममता अभियान क्या है? ये जो ममता अभियान है इट इज़ फर्स्टली लॉन्च इन गुजरात विथ यूनिसेफ। यूनिसेफ की हेल्प से इसको 2006 में अंडर एनआरएचएम लॉन्च किया गया था। ममता अभियान के अंडर क्या होता है, इसके चार 4 पर्टिकुलर इसके डेज होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। ममता दिवस, इट इज़ रिलेटेड विथ एएनसी चेकअप, इम्यूनाइजेशन, काउंसलिंग एंड न्यूट्रिशन। जो इट इज़ डन ऑन वेंसडे ऑफ फॉर एवरी वीक। जो वेंसडे होता है बुधवार के दिन, हर वीक के बुधवार के दिन जो गवर्नमेंट सेटअप्स होते हैं, सब सेंटर्स, पीएचसीज,
वहाँ पे ANC चेकअप, इम्यूनाइजेशन, काउंसलिंग एंड न्यूट्रिशन की काउंसलिंग की जाती है। ममता मुलाकात क्या है? इट इज़ रिलेटेड विथ पोस्टनेटल विजिट बाय आशा वर्कर। तो पोस्टनेटली आशा वर्कर को विजिट करनी होती है, जो कि फर्स्ट, थर्ड एंड सेवेंथ डे डिलीवरी होने के बाद, फर्स्ट डे, थर्ड डे, और जब फीमेल अगर हॉस्पिटलाइज्ड है वहाँ से जब वो घर चले जाते हैं, तो उसके बाद ये 3 दिन जो है फर्स्ट, थर्ड एंड सेवेंथ, उस वक्त उनको वहाँ पे विजिट करनी होती है। तो ममता दिवस, ममता मुलाकात, देन ममता संदर्भ। संदर्भ इट इज़ रिलेटेड विथ रेफरल सर्विसेज। अगर कॉम्प्लिकेटेड केसेस है या जो भी कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसके लिए हायर सेंटर्स पे रेफर करना, दैट इज़ ममता संदर्भ। एंड ममता नोंद, दैट इज़ रिलेटेड विथ रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का रिकॉर्ड कीप करने के लिए इन 4 कैटेगरीज के अंडर ममता अभियान को एग्जीक्यूट किया जाता है। उसके बाद जननी शिशु सुरक्षा योजना। जननी शिशु सुरक्षा योजना क्या है? इट इज़ लॉन्च ऑन 1 जून 2011। JSSK इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है? फ्री LSCS, फ्री ड्रग्स, फ्री डाइट, फ्री डायग्नोसिस, फ्री ब्लड, फ्री ट्रांसपोर्टेशन एंड टू एंड फ्रो। सो सारी कुछ सर्विसेज जो है रिलेटेड विथ प्रेगनेंसी, डिलीवरी, LSCS फ्री में प्रोवाइड की जाती है। चाइल्ड केयर के लिए न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स इसके अंडर लॉन्च किए गए, जिसके अंडर क्या होता है कि एक ट्राइज प्रोसेस के अंडर बच्चों की स्क्रीनिंग की जाती है। ट्राइज ये जो टर्म है, ट्राइज का मतलब होता है स्क्रीनिंग या फिर सॉर्ट आउट करना। ये अलग अलग जगह पर यूज़ किया जाता है ट्राइज का। So, sick children was tried. Was screening process of sick children was done to detect severely acute malnourished children under 5 years. 5 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनमें जो भी सीवियरली एक्यूट मालनरिश्ड बच्चे हैं होते हैं, उनको स्क्रीन किया जाता है और उनकी मैनेजमेंट की जाती है। ये जो मैनेजमेंट है ये 3 तरह से की जाती है। जो स्क्रीनिंग करने के बाद जो न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स लॉन्च किए थे इस प्रोग्राम के अंडर, वहाँ पर सीवियरली एक्यूट मालनरिश्ड चिल्ड्रन जो है उनकी ट्रीटमेंट की जाती है। तो उनकी मैनेजमेंट किस तरह से की जाती है? 3 फेजेस में इनकी मैनेजमेंट होती है। जो फर्स्ट फेज़ होती है, जब बच्चों को वहाँ पर तुरंत लाया जाता है तो वो स्टेबलाइजेशन फेज़ होती है। वहाँ पर बच्चों को पहले स्टेबलाइज किया जाता है, जिसमें उनको फीडिंग फार्मूला फीड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्टअप डाइट। पहले 1-2 दिन के लिए स्टार्टअप डाइट उनको दिया जाता है। इन दिस फेज रिकवरी ऑफ नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शंस एंड न्यूट्रिशन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज अचीव्ड। उनका जो मेटाबॉलिक फंक्शंस और न्यूट्रिशन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो डिस्टर्ब जो होता है पहले, उसको नॉर्मलाइज किया जाता है पहले फेज़ में। दूसरी फेज़ होती है ट्रांजिशन फेज़, जिसमें कैचअप डाइट दिया जाता है फॉर 2 to 3 डेज। पहला जो डाइट था वो स्टार्टअप डाइट था, दूसरा होता है कैचअप डाइट, जिसमें क्वांटिटी कुछ बढ़ाई जाती है। इट इज़ इंश्योर्ड दैट चाइल्ड कैन टॉलरेट इंक्रीज्ड एनर्जी एंड प्रोटीन। तो पहले उसको इंश्योर कर लिया जाता है कि जो प्रोटीन और एनर्जी इंक्रीज़ की गई है उसको बच्चा टॉलरेट कर पा रहा है कि नहीं। दैट इज़ लॉस ऑफ एडिमा। चाइल्ड शुड बी अलर्ट एंड एक्टिव एंड देयर शुड बी नो मेडिकल प्रॉब्लम। तो इसको किस तरह से इंश्योर किया जाता है कि बच्चे में एडिमा ना हो, बच्चा अलर्ट एक्टिव रहे और उसमें कोई मेडिकल प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से उसको मैनेज किया जाता है। थर्ड फेज है रिहेबिलिटेशन फेज। रिहेबिलिटेशन फेज, इन दिस फेज इट इज़ इंश्योर्ड दैट चाइल्ड हैज़ एपेटाइट। उसको बच्चे की एपेटाइज इंक्रीज़ हो गई है ये इंश्योर कर लिया जाता है, और वो जो अपना फीड है टोटल उसका 90% फूड जो है वो फिनिश कर रहा है। ये इंश्योर करने के बाद उसकी उसी के साथ ईडिमा जो है, प्रोटीन डिफिशियंसी की वजह से जो ईडिमा हो जाता है वो टोटल लॉस हो जाए। उसके बाद ये कंफर्म किया जाता है कि इट इज़ बच्चा जो है उसकी एपेटाइट बढ़ी हुई है। देन देयर इज़ अ चाइल्ड इज़ प्रमोटेड फॉर वेट गेन। तो ये इंश्योर करने के बाद ही वेट गेन के लिए उनको प्रमोट किया जाता है। इन दिस फेज माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ मल्टीविटामिन्स, विटामिन A, C, D, E, B12, बी कॉम्प्लेक्स, फोलिक एसिड, कॉपर एंड जिंक। तो विटामिन एंड मिनरल्स सब कुछ उनको प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को। इट इज़ अ मेन इंटरवेंशन अंडर RCH ग्रुप। तो RCH प्रोग्राम जो है उसके अंडर ये जो है एक मेन इंटरवेंशन है।
हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है RH PHC सब सेंटर आइडेंटिफाइड एज MCH लेवल वन, उनको लेवल वन एज अ लेवल वन आइडेंटिफाई किया जाता है। ऑल न्यूबॉर्न एट बर्थ न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर इन लेबर रूम्स, सिक न्यूबॉर्न्स जो है उनका प्रॉम्प्ट रेफरल किया जाता है। सो ये इंश्योर कर लिया जाता है RCH प्रोग्राम में कि ये जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है PHC सब सेंटर, वहाँ पे न्यूबॉर्न्स के लिए न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर हो और सिक न्यूबॉर्न्स के लिए प्रॉम्प्ट रेफरल सर्विसेज की फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए। CHCs या जो फर्स्ट रेफरल यूनिट्स है जिनको दे आर आइडेंटिफाइड एज MCH लेवल 2, वहाँ पर न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर लेबर रूम में ही होना चाहिए और OT में भी होना चाहिए, और न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट भी वहाँ पर होना चाहिए। जो हायर सेंटर्स है वहाँ पर हायर फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आइडेंटिफाइड एज MCH लेवल 3, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनको MCH लेवल 3 एज आइडेंटिफाई किया जाता है। न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर इन लेबर रूम एंड इन OT, वहाँ पे भी न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर होना चाहिए। स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट उसमें होना चाहिए, स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट न्यूबॉर्न्स के लिए, सिक न्यूबॉर्न्स के लिए होना चाहिए। देर आर थ्री कंपोनेंट्स, न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर और न्यूबॉर्न केयर यूनिट। ठीक है, न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर ये था न्यूबॉर्न केयर यूनिट और न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, ये तीन कंपोनेंट वहाँ पर बच्चों के लिए होनी चाहिए। यहाँ पर एक फ्लो चार्ट है जहाँ पे ट्राइज ऑफ सिक और एट रिस्क न्यूबॉर्न हु प्रेजेंट एट SNCU, that is स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट। सो ट्राई कौन से बच्चों को स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में रखा जाता है? सो उनमें हाइपोथर्मिया अगर है, एपनिया और गास्पिंग रेस्पिरेशन, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस अगर है, सीवियर रिट्रिक्शन ग्रंट्स होते हैं उनमें, सेंट्रल साइनोसिस हो, शॉक हो, कोल्ड पेरीफेरी, वीक एंड फास्ट पल्स हो, कोमा कन्वर्जेंस और इनकेफेलोपैथी, ये अगर सिम्टम्स है तो उनको ट्रायज करके वहाँ पर इसी स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में शिफ्ट कर दिया जाता है। उसी के साथ कोल्ड स्ट्रेस, दैट इज़ टेम्परेचर 36.4 to 36 डिग्री, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, दैट इज़ रेट ऑफ रेस्पिरेटरी रेट अगर 60 से ज़्यादा हो तो, इरिटेबल, रेस्टलेस, abdominal distension, severe jaundice, severe pallor, bleeding from any site, major congenital formation malformation, और 1800 ग्राम से लेस अगर वेट है तो उनको स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में रखा जाता है। और मोर देन 4 kg, अगर मोर देन 4 kg वेट है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। सो दे आर ऑल्सो केप्ट अंडर दिस यूनिट। देन ट्रांजिशनल स्टूल्स presenting minor birth trauma, superficial infections, minor malformation, jaundice, all cases not categorized as emergency or priority. Then जो पहला कॉलम है क्लासीफाई एज इमरजेंसी साइज एंड इनिशियल इमरजेंसी ट्रीटमेंट इनमें स्टार्ट कर देनी चाहिए। उसके बाद ये सिम्टम्स अगर है तो उनको भी प्रायोरिटी साइंस एज अ क्लासीफाई एज प्रायोरिटी साइन एंड एसेस एंड एक्ट रैपिडली, तो यहाँ पर भी उस तरह से एक्शन होती है। और जो थर्ड कैटेगरी है क्लासीफाई एज नॉन अर्जेंट साइंस, ये जो साइंस दिए गए ये नॉन अर्जेंट साइंस है, एसेस एंड काउंसलिंग, उसमें काउंसलिंग और एसेस किया जाना चाहिए। तो इस तरह से ट्राइज किया जाता है और उस तरह से ट्रीटमेंट की जाती है। उसके बाद है RBS के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसमें क्या है, इट इज़ लॉन्च इन Feb 2013। इन दिस प्रोग्राम चाइल्ड हेल्थ स्क्रीनिंग इज़ डन फॉर 4 days। तो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन भी अगर पूछा जाता है तो ये इम्पोर्टेंट है कि 4 days के लिए इनमें इस प्रोग्राम में 4 days के लिए बच्चों को आइडेंटिफाई किया जाता है। कंजेनाइटल डिफेक्ट, चाइल्डहुड डिसीज़, एनी डेफिशिएंसी और डेवलपमेंटल डिले, तो ये 4 चीज़ों के लिए बच्चों को स्क्रीन किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है और उनकी ट्रीटमेंट की जाती है। कंजेनाइटल डिफेक्ट्स इंक्लूड्स न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, डाउन सिंड्रोम, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, imperforated anus, एक्सेट्रा।
उसके बाद चाइल्डहुड डिसीजेज जो है, इट इंक्लूड्स रूमेटिक हार्ट डिसीज, स्किन कंडीशन, ओटाइटिस मीडिया, डेंटल कैरीज. Deficiency includes vitamin A, vitamin D, iodine, iron, severe acute malnourishment. These. सो आरबीएस के प्रोग्राम फेब 2013 में लॉन्च हुआ और इसके अंडर हमने देखा कंजेनाइटल डिफेक्ट्स, चाइल्डहुड डिसीजेज, डिफिशियंसी एंड डेवलपमेंट डिलेज. Development delays, it includes neuromotor impairment, motor delay, cognitive delay, language delay, vision and hearing impairments. इसी के साथ इस पे लिस्ट भी दी हुई है कि बर्थ डिफेक्ट्स, डिफिशियंसीज, चाइल्डहुड डिसीजेस कौन कौन से इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, इसकी लिस्ट भी यहाँ पर इंक्लूड की गई है. तो आरबीएस के पर अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस पर ये सब डिटेल्स आप लिख सकते हैं. देन नवजात शिशु सुरक्षा योजना. नवजात शिशु सुरक्षा योजना, इट इज़ अ प्रोग्राम एम टू ट्रेन हेल्थ पर्सनल इन बेसिक न्यूबॉर्न केयर एंड रिससिटेशन. तो ये किसके लिए है? जो हेल्थ पर्सनल होते हैं उनको ट्रेन करने के लिए. किस चीज़ में? बेसिक न्यूबॉर्न केयर और रिससिटेशन. इट हैज़ बीन लॉन्च टू एड्रेस केयर एट बर्थ इशू, दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड बेसिक न्यूबॉर्न रिससिटेशन. तो इन सब में इन सबको प्रिवेंट करने के लिए और अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, बेसिक न्यूबॉर्न रिससिटेशन, इसके लिए ये लॉन्च किया गया. ऑब्जेक्टिव ऑफ द न्यू इनिशिएटिव इज़ टू हैव अ ट्रेंड हेल्थ प्रॉब्लम इन बेसिक न्यूबॉर्न केयर एंड रिससिटेशन यूनिट एट एवरी डिलीवरी पॉइंट. ये यहाँ पर ट्रेन हेल्थ पर्सनल होना चाहिए, ट्रेन हेल्थ पर्सनल इन बेसिक न्यूबॉर्न केयर एंड रिससिटेशन यूनिट एट एवरी डिलीवरी पॉइंट. तो इसी के लिए वहाँ पर इसको रखा गया. INMCI, इंटीग्रेटेड न्यूबॉर्न integrated management of neonatal and childhood illness. So it is also important component. The extent of childhood mortality and morbidity caused by diarrhea, acute respiratory infections, malaria, measles and malnutrition is substantial. तो इन सब से होने वाली मोर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी ज़्यादा होने की वजह से इस प्रोग्राम की नीड जो है वो देखी गई. मोस्ट सिक चिल्ड्रन प्रेजेंट विद साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मोर देन वन ऑफ these conditions. This overlaps means that a single diagnosis may not be possible or appropriate, and treatment may be complicated by the need to combine for several conditions. तो जो अलग अलग सिम्टम्स होते हैं अलग अलग डिसीजेस के, वो सारे इंटरमिंगल्ड होने की वजह से सिंगल डिसीज़ का डायग्नोस करना मुश्किल होता है, and it is not appropriate also, and treatment may be complicated by the need to combine for several conditions. An integrated approach to manage sick children is therefore necessary. तो इन्हीं सब चीज़ों को टैकल करने के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच रखा गया. IMNCI is a strategy for an integrated approach to the management of childhood illness, as it is important for child health problems programs to look beyond the treatment of a single disease. सो ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच था. तो किस चीज़ के लिए? तो मैनेज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस to look beyond the treatment of a single disease. This is a cost effective and emphasizes prevention of diseases and promotion of child health and development besides provision of standard case. इसी के अंडर आउटपेशेंट हेल्थ फैसिलिटी चेक फॉर डेंजर साइंस, कन्वर्जेंस, लिथार्जी, अनकॉन्शियसनेस, इनएबिलिटी टू ड्रिंक, ब्रेस्ट फीड और वोमिटिंग. मेन सिम्टम्स एसेस करना, जिसमें कफ, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डायरिया, फीवर, ईयर प्रॉब्लम्स. ये जो डिसीजेस हमने देखे, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, डायरिया, इन सब को डायग्नोज करने के लिए ये सब मलेरिया, मीजल्स, मालन्यूट्रिशन, इनको डायग्नोज करने के लिए इस तरह से उसका स्क्रीनिंग किया जाता है. एसेस न्यूट्रिशन एंड इम्यूनाइजेशन स्टेटस एंड पोटेंशियल फीडिंग प्रॉब्लम्स, चेक फॉर अदर प्रॉब्लम्स, क्लासीफाई कंडीशंस एंड आइडेंटिफाई ट्रीटमेंट एंड एक्शंस अकॉर्डिंग टू कलर कोडेड ट्रीटमेंट. तो पिंक कलर जो है अर्जेंट रेफरल्स, आउट पेशेंट हेल्थ फैसिलिटी, प्री रेफरल ट्रीटमेंट्स, एडवाइस पेरेंट्स, रेफर चाइल्ड.
रेफरल फैसिलिटी, इमरजेंसी ट्रायज एंड ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप। देन येलो कलर्ड जो है, ट्रायज में कलरिंग की जाती है, तो किस तरह से येलो कलर जो है वो किसको दिया जाएगा? ट्रीटमेंट एट आउट पेशेंट हेल्थ फैसिलिटी। Outpatient health facility treat local infections, give oral drugs, advise and teach caretaker follow up। जो वहाँ पर मैनेज हो सकने वाले केसेस होंगे तो उनको येलो कलर से कोड किया जाएगा और उनको वहीं पे ड्रग्स दिए जाएंगे। ग्रीन, होम मैनेजमेंट। ग्रीन कलर कोडिंग जो होगी वो बच्चे उनको होम मैनेजमेंट कर सकते हैं। केयर टेकर इज काउंसल्ड ऑन हाउ टू गिव ओरल ड्रग्स। उनको घर पे ही दवा दी जाएगी और किस तरह से दवा देनी है। ट्रीट लोकल इन्फेक्शंस एट होम, कंटिन्यू फीडिंग, वेन टू रिटर्न इमीडिएटली, फॉलो अप। सो इस तरह से कलर कोडिंग किया जाता है। सो यहाँ तक जो है RCH प्रोग्राम जो है उसका मेन सब देख चुके हैं। सो ग्लोबल कंडीशंस जो है, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ रिलेटेड ग्लोबल कंडीशंस यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है। The WHO is steering group that supervise the guidelines developed process comprises staff members from the WHO Department of Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health, Immunization, Vaccine, Biological and Reproductive Health and Research, as well as representations from WHO regional offices। ये कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में यही दिखाया गया है कि ग्लोबल कंडीशन क्या है, जो डेवलपिंग रीजन्स है, कंट्रीज़ है वर्ल्ड के, और जो सब सहारन अफ्रीकन रीजन है वहाँ पर मैटरनल मोर्टेलिटी और चाइल्डहुड मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है। अबाउट 99% ऑफ वर्ल्ड्स मैटरनल डेथ ऑकर इन डेवलपिंग रीजन एंड विद सब सहारन अफ्रीका अलोन अकाउंटिंग फॉर 2 in 3, दैट इज़ 66% डेथ्स। और ज़्यादातर ये जो डेथ्स होती हैं ये प्रिवेंटेबल होती है इफ़ प्रेग्नेंट वुमन रिसीव्स द हेल्थ केयर दे नीड एंड दे व्हेन दे नीड। अगर ये प्रोवाइड हो जाए तो ये प्रिवेंटेबल होती है। लाइफ टाइम रिस्क ऑफ डेथ फॉर वुमन इन हाई इनकम कंट्रीज वेयर हेल्थ सर्विसेज आर मोर एक्सेसिबल इज़ 1 in 2400, but in low income countries it is 1 in 180 women, and under conditions of fragility and conflict it is even higher, with 1 in every 54 women dying due to complications related to pregnancy। तो ये कंडीशंस है। चिल्ड्रन के बारे में भी यही कंडीशन है कि the child's chance of survival is still vastly differed based on where he or she is born। Sub-Saharan Africa has the highest under 5 mortality rate in the world, with one child in 12 dying before his or her fourth birthday। 12 में से एक बच्चा 5 साल का होने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है। इतना हाई परसेंटेज उन एरियाज़ में है, मोर देन 12 times हायर देन द 1 in 147 एवरेज इन हाई इनकम कंट्रीज़। तो इसी वजह से ये प्रोग्राम्स जो है ग्लोबली ज़रूरी है। RCH प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम्स ग्लोबली कंडक्ट होना ज़रूरी है। तो यही सब प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पर दिखाया गया है। तो RCH प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म होता है। PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, प्लीज़ गो थ्रू इट। एंड जो भी इसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है, लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपको उस तरह से प्रिपेयर होना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।